मैं चाहूंगा साहब को बुलाने से पहले एक जोरदार नारा हो जाए। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, कांसीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, कांसीराम साहब अमर रहे। बहन मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद। धन्यवाद। मैं चाहूंगा आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री ऋषि कपूर साहब हम सबके बीच में हैं और मैं निवेदन करूंगा कि वो बहुजन समाज पार्टी की गाइडलाइन और बहन जी का आदेश निर्वहन यहाँ पे करें। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय। मेरे सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन अगर मैं आप लोगों के बीच में आया हुआ हूँ तो कुछ बातें मेरी भी रखने की जिम्मेदारी होती है। मैं बहुत ज़्यादा समय आप लोगों का इसलिए नहीं लूँगा, तबीयत तो मेरी ख़राब है, ये सही बात है, लेकिन आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय न लेने का रीज़न ये नहीं है कि तबीयत खराब है इसलिए बहुत ज़्यादा समय मैं आप लोगों को नहीं दूंगा। बहुत ज़्यादा समय आप लोगों का न लेने का कारण यह है कि मैं जानता हूँ यहाँ जो भी साथी बैठे हुए हैं, जो भी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, जो भी हमारे नौजवान साथी बैठे हैं, जो भी पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये सभी लोग विद्वान लोग हैं, ये विद्वान साथी हैं। मैं जानता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है जिन बातों को मैं आपके समक्ष रखूं और आप ये कह दें कि नहीं मैं इन बातों को नहीं जानता हूँ या मैं इस बातों को नहीं जानती हूँ। अब से पहले हमारे जितने अतिथिगण ने जिन बातों को बताया उन बातों से भी आप रूबरू हैं। मैं जो अभी कहूँगा या बताने जा रहा हूँ उन बातों से भी आप रूबरू हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में आया हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि आप लोगों से मैं संवाद स्थापित करने का काम करूं। मेरे सम्मानित साथियों, संगठन कोई भी संगठन हो, किसी भी संगठन को चलाने के लिए कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है। संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है, होनहार लोगों की जरूरत होती है, क्रांतिकारी लोगों की जरूरत होती है। किसी भी संगठन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी भी संगठन ने जिसे कारवा को अपने महापुरुष के जिन कारवा को पाने के लिए जो संगठन संघर्ष कर रहा होता है उस संगठन को लोगों की जरूरत पड़ती है। जब तक लोग नहीं रहेंगे, हमारे कार्यकर्ता नहीं रहेंगे, तब तक हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किन्हीं भी परिस्थितियों में नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं गोरखपुर से आया हूँ, मैं गोरखपुर से आया अपनी चरपहिया लेकर के यहाँ, वहां से मैं गोरखपुर से आपके बैलों में आ गया। अब मुझे यहाँ से, अब आपके इस पोखरभिंडा गांव से मुझे गोरखपुर जाना है और मेरी चरपहिया का अगर एक टायर पंचर हो जाए तो क्या मैं गोरखपुर तक जा पाऊंगा? नहीं ना जा पाऊंगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? अब जज जी, उसके लिए हमें क्या, बैठे रहिए, उसके लिए हमें क्या करना होगा? अब या तो मैं स्टेपनी तुरंत बदलूं तब ना मैं गोरखपुर पहुंच पाऊंगा। मैं गाड़ी का उस टायर को हटा करके गाड़ी में जो दूसरी टायर स्टेपनी है उसको लगाऊं तब मैं गोरखपुर पहुंचूंगा। पंचर बनवाऊं तब मैं गोरखपुर पहुंचूंगा। या तो अगर वो टायर बिल्कुल खराब हो गया है, न पंचर बनवाने पे सही होने वाला है, न स्टेपनी बदलने पे सही होने वाला है, तो उन परिस्थितियों में हमें नए टायर की जरूरत होगी, तभी मैं गोरखपुर तक पहुंच पाऊंगा। उसी तरह जो कार्यकर्ता होते हैं वो संगठन की रीढ़ की हड्डी होते हैं। ऊपर का पदाधिकारी, अगर ऊपर के पदाधिकारियों में कोई कमी हो तो उसे तो हम कुछ देर के लिए जब नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी सेक्टर की कमेटी में कोई कमी है, बूथ की कमेटी में कोई कमी है, तो हम उस बात को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। बल्कि जो हमारे काम करने वाले लोग हैं जो काम नहीं कर पा रहे हैं, हम उनसे बात करके या तो उन्हें कोशिश करेंगे वो समय दे करके संगठन में काम करें, और अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनसे बात करके उनके जगह पे हम नए साथी को लाने का काम करेंगे। जब हम नए साथी को लेकर के आएंगे तो हमारा संगठन अनवरत चलता रहेगा। और जिस कारवा को हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बहुजन समाज के महापुरुषों के जिस विचारधारा को हम आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बहुजन समाज के महापुरुषों के जिस सपने को साकार करने की बात कर रहे हैं, अगर संगठन हमारा मजबूत होगा तो उस सपने को साकार करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मेरे सम्मानित साथियों, अभी आपको बताया जा रहा था कि किस तरह से
तथागत बुद्ध हो या सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाली ज्योतिबा फूले दंपत्ति हो, इन लोगों ने किस तरह से संघर्ष करने का काम किया और ये आंदोलन लगातार चलता रहा है। और हमारे आंदोलन की एक सबसे महत्वपूर्ण बात रही है, हमारे आंदोलन की, हमारे बहुजन आंदोलन की इस मिशन की एक बहुत महत्वपूर्ण बात रही है कि आंदोलन करने वाले लोग जब तक रहते हैं तब तक तो वो आंदोलन करते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद ऐसा नहीं रहा है कि कोई गैप रहा हो। हमेशा से एक महापुरुष हमारे जाते हैं तो दूसरे महापुरुष इस देश में जन्म लेने का काम करते हैं। 1848 से लगातार सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले ज्योतिबा फूले दंपत्ति शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पे काम करती है। वो लोग लगातार इस देश के अंदर जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। इस देश के अंदर जो जातिवाद था, जो भेदभाव था, उसको खत्म करने के लिए निरंतर काम कर रहे होते हैं। और ये कारवां उनका, ये आंदोलन 1848 से 1890 तक चलता है। 1890 में फूले दंपत्ति हमें छोड़ के तो चले जाते हैं, लेकिन मेरे सम्मानित साथियों 90 में तो वो जाते हैं, लेकिन ठीक 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हो जाता है। होता है ना, 90 में वो जाते हैं, 91 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का इस देश में जन्म हो जाता है। और ठीक 1892 से छत्रपति साहू जी महाराज जो कुर्मी समाज के बेटे थे, वो आंदोलन को लगातार धार देने का काम करते हैं, आंदोलन को संभालने का काम करते हैं। 1892 से वो निरंतर संघर्ष करते हुए बड़े पैमाने पे इस देश के अंदर जो गरीब तबके के लोग थे, जो अछूत समाज के लोग थे, जो अपने हर अधिकारों से वंचित थे, जिन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था, जिन्हें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, जिन्हें हथियार रखने का अधिकार नहीं था, ऐसे लोगों को लगातार साहू जी महाराज उनका अधिकार देने के लिए संघर्ष करते हुए 1902 में पहली बार इस देश के अंदर शूद्र समाज को आरक्षण देने का काम करते हैं। उन्होंने पहली बार 1902 में शूद्र समाज के लोगों को आरक्षण दिया, और जैसे ही उन्होंने शूद्र समाज के लोगों को आरक्षण दिया, बाल तिलक गंगाधर को ये बात नागवार गुजरती है। और अपनी गंदी मानसिकता का परिचय देते हुए बाल गंगा तिलक कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये तेली तंबोली कुर्मी लोगों का सदन के अंदर क्या काम है? तेली क्या सदन में जाकर के तेल बेचेगा? तंबोली क्या जा करके सदन में कपड़ा सिलने का काम करेगा? या कुर्मी क्या जा करके सदन के अंदर हल चलाने का काम करेगा? अपनी गंदी मानसिकता का परिचय देते हुए जब तिलक ने इस बात को कहने का काम किया, तो साहू जी तिलक को अपने दरबार में बुलवाते हैं, अपने दरबार में बुलवा लेते हैं। तिलक को अपने दरबार में सुबह के समय में बुलवाते हैं। तिलक जब उनके दरबार में पहुंचता है तो साहू जी महाराज उसे अपने घोड़े के तबेले की तरफ लेकर के जाते हैं। जब घोड़े के तबेले की तरफ लेकर के जाते हैं, सारे घोड़े जो रात में तो खाना खाए होते हैं, लेकिन सुबह में उन्हें चारा नहीं मिला होता है, सारे घोड़े भूखे होते हैं। साहू जी महाराज एक फील्ड में, मैदान में बहुत बड़ा नाद लगवाते हैं, बहुत बड़ा नाद लगवाते हैं, और उस नाद में खूब अच्छा अच्छा चारा डलवाते हैं। जो भी खरी होती है, खुद्दी होती है, चोकर, जो भी घास फूस जो भी घोड़े खाते हैं, अच्छा खाना चना डलवाते हैं। सारी चीजें डलवा करके बहुत अच्छे से नाद को तैयार करते हैं। जब उस नाद को तैयार कर देते हैं, उसके बाद तिलक को अपने साथ लेकर के वो जाते हैं, बीच में एक जगह खड़े होते हैं किनारे पे, और जितने भूखे घोड़े थे सभी घोड़ों को उस अस्तबल से, उस तबेले से सभी घोड़ों को एक साथ छोड़ने का इशारा करते हैं। जैसे ही साहू जी महाराज ने एक साथ सभी घोड़ों को छोड़ने का इशारा किया, सारे घोड़ों को, उनके जो दरबान थे, जो घोड़े को चलाने वाले लोग थे, उनकी रखवाली करने वाले थे, जैसे ही साहू जी महाराज ने इशारा किया, सारे घोड़ों को एक साथ छोड़ दिया जाता है। अब जब सारे घोड़ों को एक साथ छोड़ा जाता है तो सारे घोड़े खूब तेजी से दौड़ते हुए नाद की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो जब वो तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं तो उसमें साहू जी महाराज इस बात को दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं तिलक को, कि जो उस भीड़ में जो घोड़े दौड़ रहे होते हैं, जो उस भीड़ में